अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं डॉक्टर सना गौरी आपके साथ मौजूद हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि ईद की रौनकें हैं हर जगह, और उन रौनकों में मेट्रो वन न्यूज़ पूरे रमज़ान में आपके साथ रहा, सहर हो या अफ्तार। और आज ईद का दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी सुबह से आप हमारी नशरियात देख रहे हैं और इस वक्त भी हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट आपके सामने मौजूद हैं। यूजुअली तो आप हमें पॉलिटिकल शोज़ में देखते हैं, आज जो मेरे गेस्ट हैं वो भी पॉलिटिकल शोज़ में होते हैं, लेकिन आम जिंदगी कैसी होती है, मेरी और आपकी भी एक आम जिंदगी है। ईद है, खुशियां हैं, मैं और आप हैं, बच्चे हैं, फैमिली है। यही वो सब कुछ है जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं और जिसको आज हम शुक्र अदा करते हैं उसका। ईद भी अल्लाह ताला की तरफ से वो नेमत है जो एक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर इंसान को, कि वो वक्त है कि जब हम सब मिल बैठते हैं और अपने दिल की कुदूरतों को निकाल देते हैं। जहाँ इतने बहुत से मसाइल हैं वहाँ ईद का तोहफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास तोहफ़ा है। मेरे साथ आज इस ईद की खुशियों में कुछ गेस्ट मौजूद हैं और उनका हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सबसे पहले रज़ाक बाजवा साहब, ईद मुबारक। रज़ाक बाजवा साहब कैसे हैं? मुबारक। पूरे हमारे जो आपके जो टीम है पूरी मेट्रो की, उन सबको और जो देखने वाले हमारे उन सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ मौजूद हैं अख्तर आराई साहब, कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक हैं, ईद की खुशियों में हम सबके साथ हैं। ईद मुबारक पाकिस्तान। जी जनाब। फहद शफीक साहब कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपको और आपकी टीम को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, और जितने भी लोग आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद। अच्छा, यहाँ पे जब हमारी रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा टाइम होता है तो फहद शफीक साहब का जो है वो एकदम से एनर्जी डाउन सी लग रही है। क्यों फहद शफीक साहब, कैसी आपकी ईद गुजरी है जो इतनी एनर्जी आपकी डाउन हुई हुई है? एनर्जी डाउन नहीं है बेसिकली, मतलब माशाल्लाह ईद आपको पता है कि पूरे महीने रमज़ान के रोज़े रखने के बाद और जब ईद के दिन आते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा बंदा डाउन ही होता है, रेस्ट करता है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि लोग ईद के डेज़ में रेस्ट करते हैं और अपनी नींदों को पूरा करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं फैमिली के साथ, फिर घूमना फिरना भी होता है, तो एक रिलैक्सिंग मूड होना ज़रूरी है। वो जो मर्दों के हवाले से ख़वातीन को शिकायत होती है कि नमाज पढ़ के आएंगे उसके बाद चेहरा नहीं समझ में आएगा, गए कहाँ, घर में कौन से कंबल के नीचे कौन मौजूद है नहीं पता। ऐसा ही आपके साथ भी होता है? बेसिकली होता क्या है कि नॉर्मली लोग जो है मैक्सिमम लोग वो चांद रात को जागते हैं, तो वो जागने की वजह से जब डेफिनेटली वो एक आदत लगी हुई होती है फजर तक, फिर रोज़ा रखने के बाद जब सोते हैं तो इसीलिए वो एक कांस्टेंट चल रहा होता है सिलसिला। तो ईद वाले दिन भी जब फजर की ईद की नमाज़ पढ़ के सोते हैं तो फिर डेफिनेटली शाम तक तो उठते ही हैं, तो उसके बाद फिर फैमिली और फ्रेंड्स और सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि नॉर्मल एक रूटीन है। तो इस वजह से ख़वातीन को शायद शिकायत होती होगी क्योंकि वो सो जाती हैं। नहीं, इस पे तो और भी हम आगे बात करेंगे ख़वातीन की शिकायत पे, लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब आपसे लूँगी, इसके बाद मैं दूसरे गेस्ट की तरफ जाऊँगी। आप बिजनेसमैन भी हैं, सियासतदान भी हैं, तो ये बिजनेस का कैसा महीना रहता है आपका रहा रमज़ान में, और फिर आगे किस तरह से आपने देखा कि देखिए डेफिनेटली रमज़ान जो है वो बरकतों का महीना होता है और ज़्यादातर लोग जो है वो अपने बिजनेस साइड को थोड़ा सा पीछे करके इबादतों में होते हैं, क्योंकि रोज़ा भी रखते हैं, फिर उसके बाद तरावी का सिलसिला भी होता है। फिर आपको पता है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानों में नमाज की पाबंदी करते हैं लोग। तो डेफिनेटली रमज़ान में बिज़नेस इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इबादतें, उसमें फिर आप इबादतें कमा सकते हैं। पैसे आप पूरे साल कमाते हैं तो एक महीना आप इबादतें कमाएं तो ये ज़्यादा अच्छा है। मेरी कितनी खूबसूरत बात की वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, कोई है जो मुझसे तिजारत करे। उसका मफहूम कुछ ये हुआ है कि कौन अल्लाह ताला से तिजारत करता है, तो वो मफहूम के साथ बात यही समझ में आती है कि अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है तिजारत की, लेकिन यही वो तिजारतें हैं कि नेकियां हम करते हैं और उसका रिवॉर्ड जो है हमें ईद में और हमारी पूरी ज़िंदगी जो मिलता है। ये नेकियां कमाने का महीना था और उसके बाद जो है आज जो ईद है उसके आगे हमारी ज़िंदगी में जो कुछ होगा या एक महीने में हमने जो कुछ किया उसका असर हमारी आगे ज़िंदगी पे भी आएगा। अख्तर आराई साहब, ईद का दिन कैसा गुजर रहा है और क्या आप भी फहद की तरह सोने को तरजीह देंगे ईद के दिनों में? यकीनन फहद भाई ने जो बातें की हैं वो हकीकत है, क्योंकि रूटीन जो एक होती है वो रमज़ान के माह में उसमें पूरा एक रूटीन चेंज होता है। फिर यकायक जो है वो अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना था, फिर ज़ाहिर है कि रूटीन चेंज हो गई, सहरी तो करनी नहीं थी।
तो जाहिर है फिर उसके बाद फिर आते हैं ख़वातीन का अपना एक रूटीन होता है, नहीं मर्दों का पहले तो हम खवातीन पे तो बाद में आएंगे, पहले मर्दों आप का- ये बताएं कि आप मर्दों का- चूंकि तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, जी, इस दफ़ा बच्चों को बड़ी शिकायत थी आपसे, छुट्टियां कम दी हैं इस दफ़ा आपने, और पूरे रमज़ान में जो है वो टेस्ट का भी सिलसिला चलता रहा, तो आपकी भी रूटीन, जिस तरह बच्चे कहते हैं कि हमें शिकायत है, तो आपको भी काफ़ी टफ टाइम मिला होगा। जी आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। एक्चुअली इस बार जो है रमज़ान के माह में, ये दूसरा साल है जो रमज़ान के माह में स्कूल खुले हैं आफ्टर 10-12 ईयर। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जो 12 साल यानी कि 1 क्लास से लेके मैट्रिक तक के तालिब इल्म थे, इनके माँ बाप को रमज़ान के माह में बच्चों को स्कूल भेजने की प्रैक्टिस नहीं रही, क्योंकि एक महीने में 10 दिन रमज़ान पीछे आता है कैलेंडर ईयर से, तो वो 3 साल गुजरे जुलाई के, फिर जून में 3 साल पीछे हो गया, फिर जब मई में आया तो फिर जो है उस वक़्त गवर्नमेंट ने जून और मई की छुट्टियां शुरू कर दी, फिर वो कोविड का ईयर आ गया जब अप्रैल में रमज़ान आ रहा था। तो वाकई ये है कि जिनके बच्चे स्कूल जाते थे देवर यूज टू के रोज़ा रखा और सो गए। अच्छा, आपको तो इस बार वो हमारा नई जो बचपन प्रैक्टिस थी। गुजरा वो ऐसा ही था कि हम रोजे भी रखते थे और स्कूल भी जाते स्कूल थे। भी जाते थे, लेकिन अभी जो बच्चों को, जैसे आपने कहा कि कुछ सालों से वो प्रैक्टिस खत्म हो गई थी, तो बड़ा भारी पड़ रहा है बच्चों को। 12-13 साल से प्रैक्टिस, बल्कि जो माँ आपका बाप को भी भारी पॉइंट, पड़ रहा है बच्चों को भेजना। जी माँ बाप जो कहते हैं हम तो उसके बाद सारी रात जागते थे और सुबह सो जाते थे, बच्चे भी सो जाते थे, तो पिछले 12 सालों से यही होता रहा। तो इसी वजह से जो आपने कहा कि इस बार वाकई बच्चों के लिए जो है काफ़ी मुश्किल था, मगर ये है कि वो यूज़ टू हो गए हैं और माशाल्लाह, मगर बाद स्कूलों ने 2-3 दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा लीव भी दी हैं, तो बच्चे बड़े खुश हैं और माशाल्लाह जो नज़र आ रहा है बड़ी ईद की लेकिन खुशियाँ जो मना रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर वाला एक होता है, जो स्टाफ होता है, आप जो हेड होते हैं, उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्कूल्स में उनको टाइम पे पहुंचना है, और रमज़ान भी है, तो ऐसा भी आपके साथ हुआ कि अभी तो सहरी ख़त्म हुई है, अभी पता ही नहीं चला, आधे घंटे सोने को मिलेगा और फिर स्कूल पहुंचना है। जी बिल्कुल, स्कूल टाइमिंग्स थोड़ा अर्ली हो जाते हैं, जो रूटीन में अगर 8 o'clock है तो वो 7:30 हो जाते हैं, तो यकीनन के टीचर को सबसे पहले पहुंचना होता है, असेंबली कंडक्ट करनी होती है, उसमें प्रे होती है, दुआ होती है, तो जाहिर है कि वो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। डिसिप्लिन अगर टीचर या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करेगा तो बच्चे कैसे सीखेंगे, यकीनन अच्छा, ये खास तौर पे आपसे क्यों मैंने ये बातें की अख्तर आरिफ साहब, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जो ऊपर ओहदे पे लोग हैं उनकी बड़ी सुकून की ज़िंदगी है, लेकिन यकीन जाने कि जो स्टाफ हेड होते हैं, जो वो अमला होता है जो कि वाकई चीज़ों को चला रहा होता है, उनके लिए ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं बनिस्बत ये कि दूसरों को परेशानियाँ हो, माँ बाप को या बच्चों को परेशानी हो। स्कूल में तमाम जो उनको भी सलाम, तमाम टीचर्स को भी सलाम, खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने पूरे महीने मेहनत से बच्चों को पढ़ाया भी। आगे चलते हैं जनाब रज़ाक बाजवा साहब, ईद का दिन कैसा गुजर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस ईद तो अब हमारी उम्र जो है वो चलिए बचपन से ऑनेस्टली बता दें कितनी उम्र हो गई, आज तो अपने उम्र का तकाजा कर बस मतलब उम्र क्या तो हो गया? अब मैं समझता हूँ कि अब मिच्योर हो गए हम लोग, अब अपने उम्र के आखिरी हिस्सों में 50 के लगभग पहुँच गए हैं, तो ठीक जाहिर है। है अब अच्छा, कुछ लोग तो 70 पे भी मैच्योर नहीं होते ना, हाँ, तो आपको मैं यकीन है कि आप समझता हूँ मैच्योर कि हो हो चुके हैं। जाना चाहिए उन लोगों को भी। और ईद का ये अल्लाह ताला का दिया हुआ एक बहुत बड़ा त्यौहार है, एक तोहफा है जो हम इबादत करते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह ने ये मुसलमानों के लिए बहुत ही एक अफजल तरीन जो है एक दिन रखा है। अल्लाह पाक अच्छा रज़ाक बाजवा साहब, क्या करते हैं ईद वाले दिन? आप भी सो जाते हैं नमाज पढ़ नहीं, के? बस मिलना जुलना ज्यादा होता है। क्योंकि मेरे भाई जो हैं उनका ये रूटीन है कि वो बस नमाज पढ़ के आएंगे और वो सो जाएंगे सारे घर पे आके। डॉक्टर साहब, एज ए हम सियासी कारकुन वर्कर जो है, हमारे लिए बड़े लोगों के पास भी जाना होता है और फिर लोग भी मिलने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, तो उनसे भी मिलना होता है। फिर अपनी फैमिली, बहन भाई, जो रिश्तेदार अजीज़ और काम आते हैं, उन्हें भी मिलना होता है। तो ईद तो है ही खुशियों का दिन है, और इसमें आप जिस कदर खुशियाँ बांट सकते हैं बांटनी चाहिए। अच्छा, खुशियाँ तो बांट सकते हैं, लेकिन ये बताएं कि घर में किचन में जाते हैं? किचन में मैं तो नहीं जाता हूँ, लेकिन ये है कि कहता रहता हूँ जी फलां चीज़ बना लो, फलां चीज़ मतलब ऑर्डर बना लो। देते हैं आप? बिल्कुल ना। ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। ऑर्डर अच्छा, देंगे तो request घर से बाहर हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने जो अपने आप को बिल्कुल महफूज कर लिया कि मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जी, मैं ऑर्डर जी, नहीं दे बिल्कुल सकता। बिल्कुल। तो वैसे ही ख़वातीन हमारी जो है पूरे 30 रमज़ान वो बेचारी मुख्तलिफ़ चीज़ें बना करके थकी हुई होती हैं। अब ईद वाले दिन भी हम उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं,
बस वो थोड़ा बहुत उन्हें कह देते हैं जी जो कुछ बन सकता है तो बना ले, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें माशाल्लाह खाने को मिल रही हैं। खाना तो जनाब घर का ही अच्छा होता है, लेकिन इस दफ़ा जो कराची में हमने जो सूरत हाल देखी, लगता है ख़वातीन ने घर में खाना पकाने ही छोड़ दिया। ऑनेस्टली बहुत सी ख़वातीन घर में पकाना पसंद करती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो ईद की रौनकें थी, लगता था कि माशाल्लाह तमाम लोगों की अल्लाह ताला रोज़गार में बरकत फरमाए। लेकिन ऐसा लगता है कि बाहर के खाने ज़्यादा खाए जाते हैं, घर में कम पकाया जाता है। और इसके हवाले से मज़ीद भी कुछ बात करें कि मज़ीद चिट होगी और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं डॉक्टर सना गौरी आपके साथ मौजूद हूँ और प्यारे प्यारे लोगों से प्यारी प्यारी बातें हो रही, ईद की चिट है। और साथ ही मेरे साथ फ़हाद भी मौजूद हैं। फ़हाद बिजनेसमैन भी हैं और सियासतदान भी हैं, तो फ़हाद से कुछ कड़वी भी बातें करते हैं। फ़हाद, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये रमज़ान थोड़ा सा बेहतर गुजरेगा। जब मैं करंट अफेयर शो कर रही थी तो मैंने कहा कि लास्ट ईयर हमने देखा कि बड़ा सियासत में हलचल थी, इस दफ़ा उससे ज़्यादा हलचल हुई। अब तो सियासतदानों ने नहीं, इदारों ने हलचल मचा दी। क्या समझते हैं पूरे ओवरऑल जो हमारे यहाँ सिनेरियो बना हुआ है इस वक्त? देखिए, पॉलिटिकल सिनेरियो तो पिछले कोई 2 साल से बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है। आप खुसूसी इस रमज़ान में बोलें तो ऐसा नहीं है, 2 साल से है, क्योंकि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उसको हटाने के लिए जो पीडीएम थी वो मुतहरिक थी। फिर उसके बाद जब पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब शदीद मुतहरिक हो गए उनको हटाने के लिए। तो ये 2 साल से सिलसिला चलता आ रहा है और इस सिलसिले को मैं ये समझता हूँ कि ख़त्म होना चाहिए। जो भी मामलात हैं उनको बैठ के हल किया जाए, लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि हर कोई अपनी अना में मौजूद है। हर किसी की अपनी ईगो हर्ट होती है कि मैं इसके साथ नहीं बैठूँगा, मैं उसके साथ नहीं बैठूँगा। तो डेफिनेटली इदारों की जहाँ तक आपने बात की, अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई ना कोई मामलात किए हैं कि बैठें, इसको हल करें मसले को। और डेफिनेटली देखिए, जो इलेक्शन की बात है कि इलेक्शंस अभी अगर पंजाब और केपीके के हो जाएंगे तो ये एक रिवायत कायम हो जाएगी। आप क्या समझती हैं कि ये इन फ्यूचर अगर अगले जनरल इलेक्शन में आप जाएंगे तो पहले पंजाब के इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद और सूबों के इलेक्शन होंगे, फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे, तो क्या मुल्क में या ख़जाने में इतना क़ुव्वत बर्दाश्त है कि वो इस तरीके से डुअल इलेक्शन कराता फिरे? तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और चीज़ों को देखते हुए इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन जो मुझे पर्सनल एक चीज़ एक सहाफ़त का तालिब इल्म होने से समझ में आई कि इदारों में तसादुम एक चले पॉलिटिकल लोगों में होता है, इख्तलाफ राय भी होता है, लेकिन इस दफ़ा हमें जो नज़र आ रहा है पिछले 1 साल से कि इदारों के ऊपर उंगलियां उठती हैं, इदारों पे बात की जाती है बड़े खुल के। और अभी भी अगर कोई बात करने के लिए तैयार है तो वो सिर्फ भी इसलिए कि ऊपर से किसी और के अब ऑर्डर्स आने शुरू हुए हैं कि चलें जी आप बात तो करें, वरना बात करने के लिए अभी भी कोई तैयार नहीं था। तो ये चीज़ कुछ आपको नहीं लगता कि फ्यूचर में हमारी जनरेशन के लिए बहुत अजीब सी बात है? देखिए, चीज़ें आपकी वाली बात बिल्कुल सही है कि पहले भी हम एक चीज़ कहते थे, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से ही है और वो इक़्तिदार की पार्टी है, वज़ीर आज़म हमारे हैं। वैसे पीडीएम से सारे मामलात हैं और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे साथ अलाइंस में। तो हम पहले भी ये बात कहते थे कि आप जो भी काम करें वो अक्रॉस द बोर्ड करें। अगर आप किसी एक को या किसी 2 को फरमाइशी प्रोग्राम चलाएंगे तो दूसरे लोग हर्ट होंगे और वो आवाज़ तो उठाएंगे ना। अब किसी को अगर आप कंटिन्यूसली परेशान करते रहेंगे तो वो एक दिन तो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएगा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। तो आज भी ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर्स करती है और मामलात चला रही है तो डेफिनेटली उसको हर चीज़ को अक्रॉस द बोर्ड देखना चाहिए और यकतरफ़ा फ़ैसला या यकतरफ़ा किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि आपने माजी में देखा कि वो जो भी फ़ैसले हुए उसमें अपने ही उनके जजेस जिन्होंने इख्तिलाफ राय दिया, और अगर आपके अंदर से इख्तिलाफ राय आ जाए तो फिर उसके ऊपर सवालिया निशान बन जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ, देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, पॉलिटिकल मामलात बाद में होंगे, मैं सबसे पहले अपने पाकिस्तान के लिए खड़ा होता हूँ। और बीइंग अ पाकिस्तानी, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, इकॉनमी अच्छी हो, जो गरीब आवाम है वो परेशान है, जो एक जेन्युइनली बात है। महंगाई का जो बम है वो बुरी तरीके से आवाम के ऊपर गिरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं क्यों एक चीज़ को गलत बयान करूं? तो मेरी अल्लाह से ये दुआ है और आपके सामने बाबरकत महीना गुजरा है
और उस बाबरकत महीने की एक ये अल्लाह ताला हमें तोहफा देता है ईद का दिन, जो कि 3 डेज़ आप देखिए 3 दिन में रोज़ा रखना भी जायज़ नहीं है। तो ये अल्लाह की तरफ से कितने बड़े दिन होते हैं कि आप 3 दिन फुल एंजॉय करें, उन 30 दिनों को एंजॉय करें जो आपने रोज़े रखे। तो इसमें बड़ी दुआएं भी कबूल होती हैं और रमज़ानों में भी बड़ी दुआएं कबूल होती हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह से खुसूसी दुआ करें कि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए और मईशत अच्छी हो, ताकि हमारी जो गरीब अवाम है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ों को, जिनकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, उनके ऊपर एक बोझ कम हो। और ये सब कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी इस मुल्क में, जब तक कॉन्स्टेंटली किसी की भी गवर्नमेंट हो, मैं नहीं कहता हमारी गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, कम से कम वो अपना टेन्योर पूरा करे तो जाके कुछ मामलात होते हैं। अब जब हर चीज़ में कोई ना कोई इन्वॉल्व होता रहेगा तो कैसे आप समझती हैं कि मुल्क चलेगा या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? अब बिल्कुल ऐसा ही है, और कोई ना कोई इन्वॉल्व होता रहेगा। कौन इन्वॉल्व होता रहेगा तो ढके छुपे लफ्जों में आपको अंदाजा है कि कौन इन्वॉल्व होता रहेगा। कुछ लोग जाते हुए भी कह के गए कि अब हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन बेचारों को फिर हम वापस घसीट के लिए आते हैं कि भाई आपका इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है, वरना कोई बात करने के लिए वो भी जाते हुए कह के गए लोग जाते हुए कह के गए कि अब हम नहीं आएंगे। इसका मतलब वो थे नहीं, जो हम 3 साल बोलते रहे, 2018 से ऑनवर्ड्स 2021 तक हम बोलते रहे कि इन्वॉल्व हैं, तो वो चीज़ हकीकत हो गई। जी जी, हम तो एक्सटेंशन वालों की बात कर रहे हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो भाई ईद का शो है और एक्सटेंशन की आगे भी उम्मीदें में होती हैं। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ यही है कि जो इस वक्त बात की गई महंगाई के हवाले से, स्पेशली खुद मैं आई विटनेस हूँ कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़ को, सफ़ेद पोश लोगों को इतना हद तक इस दफ़ा परेशान होकर देखा है कि मुझे हैरत होती है कि क्यों सियासतदान इस बात को नहीं समझ रहे कि मुल्क के साथ आप सिंसियर हो जाएं। कुछ अर्से पहले, बहुत पुरानी बात नहीं है, आज चाइना के हवाले से हम कहते हैं कि सुपर पावर बनने जा रहा है और सुपर पावर की दौड़ में है, और यकीनन ढके छुपे लफ्ज़ों में कहा जाएगा चाइना की इकॉनमी बहुत है, लेकिन चाइना वही मुल्क है कि अगर पाकिस्तान से वहाँ पे कोई चला जाता था तो वो उन लोगों के लिए एक एलियन होता था, क्योंकि पाकिस्तानियों के ठाट बाट देख के वो लोग परेशान हो जाते थे कि ये भी ऐसे भी लोग होते हैं जो इतने वेल सेटल्ड होते हैं और होटल्स में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुल्क में कुर्बानियाँ दी हैं। कुछ कुर्बानियाँ हमसे भी हमारा मुल्क मांगता है। अख्तर आनी साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? कुछ कुर्बानियाँ हमारा मुल्क हमसे भी मांगता है। जी बिल्कुल मांगता है, और हम कुर्बानियाँ नहीं देते। बात यह है कि आपने देखा कि हम आज भी एक तरफ तो आपको शॉपिंग सेंटर्स में आपको रश नज़र आएगी और लोग वहाँ पर बैठ के वो कर रहे हैं, मगर ऐसे सफ़ेद पोश लोग भी मौजूद हैं जो बेचारे कपड़ों का नया जोड़ा नहीं ख़रीद सकते, मगर कुछ ऐसे भी लोग नज़र आएंगे जो शायद डॉलर में ख़र्च कर रहे हैं, उनकी आमदनी शायद ज़्यादा है। तो ठाट बाट तो वही, हम अपने ज़ख़ायर को सेव नहीं रखते, हम बचा के नहीं रखते कि कल हमारे मुल्क को काम आएगा। हम अपनी एनर्जी सेव नहीं करके रखते। आप देखें आज भी जो है बिजली कितनी महंगी हो गई, तवानाई कितनी महंगी हो गई, चाहे किसी भी सूरत में हो। हम पेट्रोल देखें, गाड़ियाँ स्टार्ट हैं, लाइटें जल रही हैं, एक्स्ट्रा फ़ैन चल रहे हैं, आपने नोट किया होगा ये। हम कफ़ायत शारी नहीं करते, हमें कफ़ायत शारी करनी चाहिए। चाइनीज़ ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो, क्योंकि उनके लिए हिलाल और हराम का मामला कुछ डिफरेंट है, तो वो तो कीड़ा मकोड़ा भी खा लेते थे, क्योंकि उनको प्रोटीन चाहिए या उनको विटामिन जो भी चीज़ चाहिए वो डाइट को, तो उन्होंने साइकिलें चलाई, मेहनत की, अपने मुल्क के अंदर काम किया। कोविड उस वहाँ से मुल्क आया, को कुछ भी खा लेते थे तो कोविड उन्होंने लगा दिया। देखिए कोविड तो पूरी दुनिया में आया, ये तो एक अभी इसकी तस्दीक नहीं है बेसिकली, ये क्या है क्या नहीं है उसको छोड़िए। बात ये है कि उन्होंने बड़ा हार्ड वर्क किया, सेक्रीफाइस किए उन्होंने, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आप ही ने एग्जाम्पल दी ना, अभी आप ही ने फरमाया, तो तभी मैं ये कह रहा हूँ कि हमें भी चाहिए पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है। हमारा, हम खाना खाते हैं शादियों में, जाइए आज भी जाके देखिए आप कि कितनी प्लेट भर लेते हैं और फिर उसके बाद वेस्ट करते हैं। तो हमारा जो मिजाज है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मुल्क को बचाना है, हमें, हमारी गंदम है, हमारा कुछ भी चीज़ है। ये हमारी एक साइकी बन गई है कि अगर हम सोचते हैं कि अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं फिर क्यों लाइटें बंद करूँ। अगर अफोर्ड कर सकती हूँ तो मेरा एसी अगर 24 घंटे चल रहा है तो वो चल रहा है। ये मैंने लोगों को अमूमन देखा है, वो ये नहीं सोचते कि अगर मैं एनर्जी बचाऊंगी तो मेरे मुल्क का तरबियत का फुकदान है। यही तो मामला है कि मैं यही बात कह रहा हूँ कि वो कौम बन नहीं पाए हम। दुनिया में ऐसे कई ममालिक आज भी मौजूद हैं जहाँ फूड सिक्योरिटी है, वहाँ का अगर आप थोड़ा सा भी खाना ज़ाया करें तो आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है।
आपको हो सकता है कि उसका जवाब देना पड़े, क्योंकि ये ज़खायर हैं हमारे मुल्क के। तो यहाँ पर तो ये चीज़ है नहीं, हम कैसे अपनी किरदार साजी करें, अच्छा, कौम कैसे बने हम। अख्तर साहब, क्योंकि आपका यूथ से भी ताल्लुक़ रहता है बहुत ज़्यादा, दिन रात आपका वास्ता पड़ता है, बच्चों की काउंसलिंग भी आप करते हैं, क्या ऐसा होता है कि जब हम, कम से कम हम जब छोटे थे तो हमारे ताया जान हमें कहते थे कि भाई अलमारी में कपड़े कम रखो, अपनी चॉइस को कम रखो, हवस में ना जाओ, हालांकि सब कुछ अफोर्ड कर सकते थे, सब कुछ था, तो ऐसा नहीं हो आप देख रहे हैं कि अब हमारे बच्चों में ये चीज़ें आ रही हैं कि जी हवस बहुत ज़्यादा हो गई, ये भी ले लो, वो भी ले लो, बड़ा वाला फ़ोन भी आना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इतनी खुदादा ख्वाहिशें करें, हालांकि अगर कौम की हैसियत से देखा जाए तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे पास इतनी ज़्यादा लग्जरीज हों। कुछ स्टेप्स आप लेते हैं कि लोगों को कनात सिखाई जाए, बच्चों को सिखाया जाए कि जी आप, या पेरेंट्स को, सबसे पहले तो पेरेंट्स को सिखाया जाए? देखिए यही बात है कि इस मुल्क में पेरेंटिंग पे काम नहीं हुआ, पेरेंटिंग पे काम होना बहुत ज़रूरी है। अपनी चादर के मुताबिक जो है पाँव फैलाना सिखाना पड़ेगा। हम लोग कभी भी नहीं करते। बहुत सी कौमें, मतलब बहुत से ख़ानदान ऐसे हैं, फैमिलीज़ हैं जो नोन हैं कि उनका एक तरीक़ेकार होता है। वो अभी कुछ नाम लिया जाए, कराची में बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे कि वो बिजनेसमैन कम्युनिटी कहलाती है, कुछ आगा खानी कम्युनिटी है, कुछ मुख्तलिफ है, उनकी अपनी एक रवायत और रीत है। वो लोग, उनके अंदर आपको कोई गरीब और फ़कीर नहीं मिलेगा आपको। खाने का निज़ाम है उनका एक सिस्टम है, हर चीज़ का एक सिस्टम है। हमने अपने अंदर वो वैल्यूज़ ऐड ऑन नहीं की, ये सबसे बड़ा पेरेंटिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब यही हमारे लाड और प्यार ने पैम्पर करने से बच्चे जो है इतने हो गए कि उठ के अपना गिलास का पानी नहीं पीना पसंद करते, क्योंकि हमने बचपन में उनको काम की आदत नहीं डाली। स्टार्टिंग फ्रॉम, यानी उस बच्चा जब कंसीव होता है ना, तब से ही बहुत से मामलात स्टार्ट होते हैं। क्यों जूइश जो है वो उस पर काम करते हैं, क्यों वो जब एक होने वाला होता है तो वो उस वक्त क्यों वो कपल क्या कर रहा होता है। तो क्या हमने कोई इस टाइप का कोई सिस्टम राइज किया है कि हमारा जो मेहमान, फ्यूचर का मेहमान आने वाला दुनिया में, वो कैसा शहरी बनेगा, किस तरह का वो इंसान होगा? कभी हमने इस पर गौर किया? क्योंकि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म कर दी गई। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर गौर व फिक्र करने का सिस्टम ही, निज़ाम ही नहीं है। यानी हमने रट्टा लगाना है, एग्ज़ाम दे देना है, चाहे वो हदीस हो, चाहे कोई दुनियावी किताब हो या कुछ भी हो। हमें क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी पड़ेगी। केमिस्ट सिस्टम के अंदर क्यों गौर व फिक्र किया जाता है, क्यों R&D की जाती है, रिसर्च की जाती है, मगर हमारे तालीमी निज़ाम में ये चीज़ नहीं है। इसीलिए नहीं, वही इम्पैक्ट जो पड़ता है हमारे ऊपर पड़ता है। हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है उसके अंदर बहुत से फ्लॉज रह जाते हैं। सही बात आपने की, और एक बहुत खूबसूरत बात की कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस वक्त ही जो है वो बनना शुरू होता है, उसका जहन साजी उसकी शुरू हो जाती है। लेकिन वो जब कहा जाता है कि औरत की तरबियत बहुत ज़रूरी है, उसका फुकदान हमें नज़र आता है। तालीम के मामले में भी हम ख़वातीन को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, तरबियत के मामले में भी अब में ख़ास तौर पे थोड़ी सी बात ज़रूर है। लेकिन कड़वी बात यह है कि हमने अपनी बच्चियों की भी तरबियत में कहीं ना कहीं कमी छोड़ना शुरू कर दी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझना ज़रूरी है। ईद के चिट चैट के साथ ज़रूरी ये होता है कि आपको कोई पते की बात भी बताई जाए जो हम भी अपने गेस्ट से समझते हैं और आप तक भी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। मजीद भी बात करेंगे, वक्त हुआ एक छोटा से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कराची के ऊपर भी कुछ बात करते हैं। ईद की खुशियों में मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक ईद के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपके साथ मौजूद हूँ और काफ़ी देर से रज़ाक बाजवा साहब खामोशी से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको बड़ा टफ टाइम देने वाले। कराची जिंदा दिलों का शहर है और इस दफ़ा जो है वो कराची पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती हुई नज़र आ रही है। बड़े इख्तलाफात भी नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह कहने नहीं कि थोड़ा से पीछे कदम हटा गए हैं हाफिज नईम साहब से। नहीं डॉक्टर साहब देखें, इलेक्शन में इक़्तिदार में आना और मेयर बनना या प्राइम मिनिस्टर बनना या चीफ मिनिस्टर बनना, इनमें सब में एक नंबरिंग होती है कि जी किनके पास नंबर पूरे हैं। तो जाहिर है वो मेरिट पर फिर वही उन्हें ही आना होता है। अब हाफिज नईम साहब के पास नंबर तो बहुत कम है। वो तो कह रहे हैं आपने धांधली कर ली है। नहीं, वो तो देखें, वो हाफिज साहब को तो मैं हैरान हूँ कि हाफिज साहब की पार्टी ने MKM की जो वो बाइकाट की वजह से इन्हें 80 के करीब सीटें मिल गई हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि 20-25 सीटों पर इनका बनता था। MKM ने बाइकाट किया तो इनकी लॉटरी निकल आई। अब हमारे पास ज्यादती कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं आप। नहीं, वो हमारे भाई बड़ी जबरदस्त कैंपेन चलाई है जमात इस्लामी ने। जी कैंपेन चलाई है। 2 अरब रुपए तो उन्होंने
एडवर्टाइजिंग पर अपनी पार्टी की अच्छा, हमें इश्तेहार- बाइस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी के अपने भी कुछ लोग जो हैं वो खुद से भी उन्होंने कैंपेन में हाथ डाला जी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि एफबीआर को थोड़ा सा चेक भी करना चाहिए चलिए जी, कि वो पार्टी लाइव प्रोग्राम में कह दिया एफबीआर जो है जमात वो- इस्लामी वालों पे चेक एंड बैलेंस नहीं खासा ये ये देखिए सोचें कि ये अगर पीपल्स पार्टी पे होने लगा तो क्या होगा, मतलब नहीं, सारे देखिए, कर्जे उतर पीपल्स जाते पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है, एडवर्टाइजिंग नहीं की है हमने, बिल्कुल नहीं की है। ठीक जिस है। कदर जमात ने पैसा खर्च किया, एक सवाल तो बनता है, एक आम लोगों की पार्टी, गरीबों मस्किनों की पार्टी, एक मजहबी पार्टी के पास अगर इतनी फंडिंग है कि वो कराची सिटी के मेयर के लिए 2 अरब रुपए खर्च कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा सवालिया तो बनता है उनके साथ। पीपल्स पार्टी कैसा खर्च करती है सर? देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो है हमारे अपने कैंडिडेट्स और उम्मीदवारों ने हमारी कोई मरकजी सतह पर या सूबाई सतह वो पर भी तो यही कर रहे हैं, उनके जो आम वर्कर्स हैं नहीं नहीं वो उनको ऐसा नहीं support होती है। देखिए चले पीपल्स पार्टी को तो कहा जा सकता है कि वो इक़्तिदार वाली पार्टी है सूबे में, तो कोई भी रिसोर्सेस यूज कर ले। वो- रज़ाक बाजवा साहब possible है, सवाल बड़े अगर- निकलते हैं। अगर कोई कहे तो माना भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो यूसी नाज़मीन आए, हमारे जो नंबर हैं वो 100 से ज़्यादा हैं, और जितनी गिनतियां करवाई हैं हमारी जमात इस्लामी ने, वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह वो हारे हैं। उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली की, तो उन्हीं की ख्वाहिशात वही गए हैं वहाँ अदलिया में, और फिर अदलिया ने और इलेक्शन कमीशन अच्छा, ने रज़ाक बाजवा साहब अगर इजाजत दें तो एक छोटा सवाल फाहद से करूंगी, इसके बाद फौरन साहब के पास आऊंगी। फाहद, कराची वालों के लिए मुज़ायका खेज़ बात नहीं है कि इलेक्शंस होते हैं और कराची के लिए मेयर अभी तक का इंतखाब नहीं होता, मेयर का कैसा लगता है आपको? देखिए, कुछ चीज़ें अभी डिस्प्यूटेड हैं आपके सामने। कुछ 11 सीटों पे अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, जो कि किसी न किसी वजह से कैंडिडेट का इंतकाल हो गया था या कोई ना कोई मामलात थे जिसकी वजह से वो पोस्टपोन हुए। तो डेफिनेटली कराची के लिए मेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लाजमी सी बात है, देखिए, जहाँ तक रज़ाक साहब ने बात की ना, मैं इनकी बात को सेकंड करूँगा कि आजकल तो आप पीपल्स पार्टी की हर बात को सेकंड करेंगे और पीपल्स पार्टी आपकी हर बात को सेकंड मैं करेगी। इस बात पे नहीं करूँगा, लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुने कि एमक्यूएम के बॉयकॉट के बाद जो जमात इस्लामी का ग्राफ बढ़ा सीट्स में, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। जो कि एमक्यूएम का वोटर था उसने जमात को वोट दिया, हालांकि पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, मतलब एक अगर रेशो देखा जाए। लेकिन जो एक हकीकत है, और आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी जीत जाए या जो हारता है वो बोलता है कि धांधली हुई है, जब तक वो जीतता नहीं है। तो डेफिनेटली ये तो एक रिवायत बन चुकी है, चाहे वो हम हो क्यों ना। तो बहुत सारी, मैं हकीकत से तो किसी चीज को, आप हकीकत को तो कभी भी वो नहीं कर सकते। सही, आपसे भी मैं वही जो है वो शॉर्ट आंसर हम अख्तर साहब से भी लेंगे। अख्तर साहब, क्या ये जो सेकंड करने वाली बात मैंने कही कि जी हम आपकी तारीफ कर लेते हैं, आप हमारी तारीफ कर लेते हैं, आप क्या समझते हैं इस ये तो चल ही रहा है। जो मिक्स खिचड़ी है 11 जमातों की, उसमें क्यों ऐसे ही हो रहा है? जी बिल्कुल, पीडीएम का अगर दूसरा शॉर्ट फॉर्म का मकसद लें तो वो यही निकलता है। मुझे पता था आप थोड़ी तनकीद पे जाएंगे। नहीं, तनकीद आपकी नहीं हमें है, पता है कि नहीं, अंदर से आप जो है नहीं। वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं तो न्यूट्रल हूँ। नहीं, एक होता है ना दिल में, एक होता है किसी का जरा सी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि जहाँ तक फाद भाई ने बात की, बातें तो अपनी जगह हैं, तस्वीर का रुख देखना चाहिए। टर्नओवर को तो देखें ना, अगर आप एमक्यूएम के बाइकाट की बात करें, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ा है उसका, मगर बहुत से लोग घर से निकले ही नहीं। आपने टर्नओवर तो देखिए, जो रियल टर्नओवर था वो कितना था। सही, ठीक है, वो भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारे वोट जो है जमात इस्लामी को चले गए इसलिए ज़्यादा सीटें ले ली। उन्होंने इक़्तिदार में ना होने के बावजूद भी कराची के मसाइल हल करने के लिए बाहर निकले हैं, और उन्होंने चंदा किया, जो भी किया वो आप इतने अरब खर्च कर दिया, ऐसी बात नहीं है। हमने भी क्लोजली देखा है, वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, वो लोग चंदा भी करते हैं और उनके वर्कर भी काम करते हैं। साहब, और कराची की बात स्पेशली रज़ाक बाजवा साहब से मैं कर रही हूँ, वो इसलिए भी कि फैमिली के साथ 2 दिन पहले जब मैं सही के लिए बाहर निकली तो मुझे कराची की रौनकें देख के इंतहाई खुशी हुई। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के बहुत से ममालिक आप घूम लें, लेकिन कराची वाली बात आपको कहीं पे भी नहीं मिलती है। इसीलिए जो है ख़ास तौर पे अभी मैं देखती हूँ कि पीपल्स पार्टी बड़ा काम कर रही है, रज़ाक बाजवा साहब, और मेरे ख्याल है कि अब वाकई वो वक्त आ गया है कि अगर किसी पार्टी ने काम नहीं किया तो जी लोग बड़े बाशऊर हो गए इसमें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है।
और देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो कराची ने पहली मरतबा हम पर उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार किया, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने विनर पार्टी बनाया और मैं शुक्रगुजार भी हूँ कराची के शहरियों का, मैं उनका मशकूर भी हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया और मैं उन्हें यकीन भी दिलवाता हूँ इंशाल्लाह जैसे ही इलेक्शन कमीशन के हाथ में है वो जब चाहें मेयर के इलेक्शन का अनाउंस कर दें और हम बिल्कुल तैयार हैं और इंशाल्लाह हम बड़ी बर्क रफ्तारी से काम करेंगे जैसे ही हमारा मेयर आएगा इंशाल्लाह। वादा कर लें आप बर्क रफ्तारी बिल्कुल करना पड़ेगा। ट्रैफिक जो जितना जैम हो रहा है मैं चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी का हर शख्स यहाँ पे आके जो एक वादा करके चला जाए। नहीं, कराची की सड़कों पे आप देखें अब कराची की सड़कों पर मुख्तलिफ कलर्स की बसें चलना शुरू हुई हैं। ये ताने दिए जाते थे कि पीपल्स पार्टी ने कराची को ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज देखेंगे कराची की जितनी मेन शहर है, बड़ी शहर है, उन्हें जो है डबल किया जा रहा है। उन पर वो लाल को तो पिंक नहीं किया गया ना, पिंक अलग आई थी। नहीं, अलग अलग इंशाल्लाह वो खवातीन के लिए अलग बसें बनाई जा रही हैं और कराची के शहरियों के लिए, बुजुर्गों के लिए। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस शहर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह अगले 40-50 सालों में फिर इस शहर की जो बिल्कुल है ऐसा ही है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको सपोर्ट जरूर करना चाहिए। कहीं इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। हम सड़कों को दुरुस्त कर रहे हैं, बसों का ला रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक का अब देखें कि हमने अथॉरिटी बना दी है सिंध। अब जिस तरह पहले हम फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखते थे बिजली के रेट्स बढ़ाने, कम करने या बिजली की लोड शेडिंग, अब इंशाल्लाह आइंदा चंद सालों में एकदम तो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो पार्टीज जो 10-10, 11-11 साल, 14-14 सालों से एक ही सूबे पे हुकूमत कर रही हैं उनको भी अब जो है वो सिंसियर होकर काम करने की जरूरत होती है क्योंकि अब आवाम जैसे कि बादशाह साहब ने कहा कि बाशऊर हो चुकी है तो वोट उसी को मिलेगा। ये जो सोशल मीडिया है इसने हर बंदे को बाशऊर कर दिया है और वो अपने आप को जवाबदेह समझता है और समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया ने बंदे को बाशऊर कर दिया तो आप सोशल मीडिया पे कौन बैठे हुए आप एक्सेप्ट कर लें उसको। वो उनसे अल्लाह पाक ने मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जान छुड़वा दी है। अभी है इतना ना करें, इतने कॉन्फिडेंस से ना करें। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने अच्छा चलिए इसको शॉर्ट थोड़ा सा करते हैं। बात वही है कि जनाब जहाँ पे कोई किसी का बहुत अच्छा काम होता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में जब वो थे वहाँ पे वज़ीर आला थे तो उस वक्त उन्होंने जो कुछ काम किया उसको भी नज़रअंदाज कभी नहीं किया गया। इसी तरह से इमरान खान साहब हों या हाफिज़ सईद साहब के कोई काम हो या पीपल्स पार्टी का अपना कोई काम हो और जो कराची में स्पेशली अभी नज़र आ रहा है उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। ईद की खुशियाँ, रौनक ईद, पैगाम क्या देंगे? मैं ईद पर यह पैगाम दूंगा कि हमें सबको मिलजुल करके इस शहर की, इस सूबे की, इस पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए और अपने जो छोटे छोटे इख्तलाफात हैं, देखिए हमारे कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं है, पीटीआई से भी कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं है, वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं हमारे, लेकिन उन्हें भी ये जो 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 हम सोच रहे हैं उनके बारे में उन्हें भी यही सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ईद पर जितनी हमारी रंजिशें हैं, एक दूसरे पर एतराज़ात हैं, उन्हें दरगुजर करना चाहिए और अपने देखें इस महंगाई ने डॉक्टर साहिबा पहले ही तोड़ के रख दिया है। मैं समझता हूँ कि जो साबे हैसियत लोग थे, जो सफ़ेद पोश लोग थे, जो खाते पीते लोग थे, उनकी भी चीखें निकल गई हैं और इस चीखें निकलवाने में किस बंदे का किरदार है वो फिर से कह रहा है कि मुझे दोबारा से बुला लो। जी, किरदार तो किसी का भी हो लेकिन अगर कोई दौरे इक़्तिदार में अगर कोई है, अगर कोई सिटिंग गवर्नमेंट है तो सोचने की जिम्मेदारी उसी की बनती है कि अगर कोई साइनिंग अथॉरिटी है तो उसने अपनी दौरे हुकूमत में क्या किया। तो इस वक्त भी जो साइनिंग अथॉरिटी है उसको भी सोचना चाहिए कि अगर वो इक़्तिदार में है तो वो क्या कर रहे हैं। अख्तर आरई साहब क्या कहेंगे, ईद की खुशियाँ, रौनक ईद? बिल्कुल जी, ईद की खुशियाँ ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि आवाम जो है वो कफ़ायत शारी करे, बचत करे, ठीक है, ताकि जो है वो अपनी घर गृहस्थी अच्छे तरीके से चला सकें और कम से कम जो है जैसे कि आपके रौनक ईद के अंदर 5 नुक्ते लगे हुए हैं तो कम से कम 5 लोगों की ज़िंदगियों में खुशी ज़रूर लेकर आएँ, कंट्रीब्यूट करें, फजूल खर्ची ख़त्म करें, सिगरेट पीना, पान, इस टाइप की जो चीज़ें अगर उससे कितनी बड़ी सेविंग हो सकती है। बाकी पीपल्स पार्टी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा कहता था टॉक शोज़ में पिछले 5-7 सालों से कि ये लास्ट टाइम होगा कि अगर पीपल्स पार्टी कुछ काम करे और वाकई अभी पीपल्स पार्टी ने काम करना शुरू किया है। तख्त कराची जो है उन्होंने जीतने की कोशिश की है और वाकई
इंशाल्लाह जीतेगी। आप उस अगर पॉलिसी पे तो अमल नहीं कर रहे कि जो अगर मगर- सिंध में रहना है तो जी भुट्टो कहना है, वो वाली policy तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता। इस बार वाकई इन्होंने देखे सोचा कि लास्ट में हमने कुछ करना है और उन्होंने किया। अब तख्ते लाहौर की भी तैयारी है, वहाँ पर बड़ा कंपटीशन है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे हमारे फहद भाई की पार्टी हो, चाहे पीपल्स नहीं, पार्टी हो। उसके लिए तो जरूरी है कि नवाज शरीफ साहब को आना पड़ेगा, लेकिन ईद में हम देखें, हम पॉलिटिकल जो एंकर्स होते हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल शोज वाली बात लेके आ ही जाते हैं। ईद है आज, और फहद, ईद के हवाले से ईद की खुशियां, रौनक ईद, क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं तो यही पैगाम दूंगा कि सबको मिलजुल के बैठना चाहिए। इतना अच्छा मौका है और सारी चीज़ें हैं, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचना चाहिए। जैसे कि अभी आपने बात की कि शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में काम किया, तो इसका एक फार्मूला है। मैं हमेशा टॉक शोज़ में मुख्तलिफ भी यही बात बोलता आया हूँ कि देखें, बीइंग अ कराची आइट, मुझे अपने शहर से बड़ा लगा हुआ है। लिटरली मैंने प्राइम मिनिस्टर को अभी पिछले दिनों भी रिक्वेस्ट की कि डू समथिंग फॉर कराची, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल हम कराची के ऊपर स्पेशल फोकस किए हुए हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की अलायंस की गवर्नमेंट है। तो फार्मूला है। मैं आपको देखने वाले नाजरीन को भी और सबको ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब में या लाहौर में मेयर का नाम किसी को नहीं पता होगा जो पिछले 10 ईयर्स गुजरे। जब तक एक पॉलिटिकल पार्टी की लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होगी तो डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है, कोई भी आ जाए। अब अगर जमात इस्लामी भी इन केस आ जाती है तो जमात इस्लामी क्या करेगी, आप मुझे बताएं? क्या उनको फंड्स मिलेंगे? फिर रोडें ब्लॉक होंगी, फिर धरने होंगे, फिर मामलात होंगे, और एंड में वो बोलेंगे हमारे पास इख्तियारात नहीं थे। कोई आएगा तो सुनाते हुए कि मैं तो मजबूर मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश है, मतलब पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी का ही मेयर आएगा तो डेवलपमेंट हो जाएगी, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके पास है। पंजाब में भी इसी तरीके से था, डेवलपमेंट हुई। वो क्यों हुई? कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और एमएनएस एमपीएस एक पॉलिटिकल पार्टी के थे, तो डेवलपमेंट हुई। लाहौर के मेयर का पिछले जो 10 ईयर्स गुजरे हैं, किसी को नाम नहीं पता होगा। जो वसीम अख्तर का नाम पूरे दुनिया में आप गोरे से जाके पूछ लें तो उसको भी पता होगा, या कराची के मेयर्स के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम सबको पता होंगे। चलें जी, चलें। तो बहुत हम अच्छे की दुआ जी। कर सकते हैं, और पॉलिटिकल मामलात से हट के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मुस्तकबिल के लिए, लोगों के फ्यूचर के लिए हम दुआ गो हैं। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को खुशहाल करे और गुर्बत का खात्मा करे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप मेरे प्रोग्राम में आए। मैसेज सिर्फ वही है ईद का कि ईद की खुशियों में अपने साथ वालों को याद रखें, अपने रिश्तेदारों को याद रखें, अपने पड़ोसियों को याद रखिए। सबसे पहला हक उन्हीं का है, हमारे पड़ोसियों का हक है, हमारे रिश्तेदारों का हक है, और फिर आपके मुल्क का हक है। आप अपने मुल्क पे तो हक जताते हैं, लेकिन कुछ हकूक़ आपके ऊपर भी हैं कि जो आप अपने मुल्क के लिए अदा कर सकते हैं। इस वक्त बहुत से लोगों पे बहुत मुश्किल वक्त भी है, अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए। और अगर हमने कराची की स्पेशली बात की तो कराची जो वो मुल्क है, वो सिटी है, वो शहर है जो दिल खोल के देता है, और इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने इस पूरे रमज़ान में लोगों की मदद की है। आगे भी मैं कहूँगी कि जो लोग नीडी हैं उनकी मदद कीजिएगा। ईद का यही पैगाम हो सकता है। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन से मुझे डॉक्टर सना गौरी को दीजिएगा फिल वक्त के लिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।